अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ओहदे का बाज़ाब्ता तौर पर चार्ज संभाल लिया है और सदर बनने के चंद घंटों के अंदर ही उन्होंने सैकड़ों जारहाना इकदाम उठा लिए हैं। ट्रंप के इन इकदाम में सदारती याददाश्तों समेत पॉलिसी से मुताल्लिक दर्जनों एग्जीक्यूटिव ऑर्डर शामिल हैं। ट्रंप की जानिब से बड़ी तादाद में एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स का इजरा किसी के लिए भी हैरानकुन नहीं है, क्योंकि वो इलेक्शन जीतने से पहले ही मुसलसल दावा कर चुके हैं कि वो सदारत का चार्ज संभालने के फौरन बाद ही दर्जनों एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स जारी करेंगे। वाज़ेह रहे कि अमेरिका में एग्जीक्यूटिव ऑर्डर अमेरिकी सदर की जानिब से वफाकी हुकूमत के लिए जारी एक तहरीरी ऑर्डर होता है जिसे कांग्रेस की मंजूरी दरकार नहीं होती है। सदर ट्रंप के इब्तिदाई इक़दाम में 6 जनवरी 2021 को कैपिटल हिल फसादात में मुलव्विस 1500 के करीब अफराद की आम मुआफ़ी, मैक्सिको के साथ सरहद पर इमरजेंसी, अमेरिका में टिकटॉक पर लगी पाबंदी को मौखर करने, अमेरिका को आलमी दायरा बराए सेहत से निकालने समेत साबिक सदर बाइडेन के दौर में जारी 78 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स की मनसूखी शामिल है। ट्रंप ने बाइडेन दौर के जिन इकदाम को मनसूख किया है उनमें से एक ऑर्डर फ़लस्तीन में मकबूजा मगरबी किनारे यानी वेस्ट बैंक में गैर कानूनी इसराइली सेटलर्स पर पाबंदी से मुतालिक भी है, जो गजा में जारी इसराइली जारियत के दौरान मकबूजा मगरबी किनारे यानी वेस्ट बैंक में पुरतशद्दुद वारदातों में मुलव्विस थे, जिससे ये सवाल उठ गया है कि ट्रंप ने इसराइलियों को मकबूजा मगरबी किनारे में फ़लस्तीनियों के अमलाक पर कब्जे और उन पर तशद्दुद की खुली छूट दे दी है। रॉयटर्स के मुताबिक अमेरिकी सदर ट्रंप ने बाइडेन इंतजामिया की तरफ से फ़लस्तीनियों पर मगरबी किनारे में तशद्दुद में मुलव्विस दाएं बाजू के इसराइली सेटलर ग्रुप्स और अफराद पर आयद पाबंदियाँ मनसूख कर दी हैं। वाज़ेह रहे कि बाइडेन दौर में मुतअद्दिद इसराइली सेटलर्स और इदारों पर पाबंदियाँ आयद की गई थीं, उनके अमरीकी असासों को मुंजमद कर दिया गया था और अमरीकी शहरियों को उन अफराद से लेन देन से रोक दिया गया था। रॉयटर्स के मुताबिक जहाँ दुनिया की ज़्यादातर तवज्जो गजा की जंग पर मरकूज थी, वहीं मगरबी किनारे में इसराइली सेटलमेंट्स के बढ़ते हुए तशद्दुद और अमलाक पर कब्जे ने इसराइल के कुछ मगरबी इत्तेहादियों में तशवीश पैदा कर दी थी। इस तशवीश पर बाइडेन इंतजामिया ने इसराइली हुकूमत पर बार बार ये दबाव डाला था कि वो इन इंतहा पसंदों को ऐसे इकदाम पर जवाबदेह ठहराए जिन्हें अमेरिका मसला फ़लस्तीन के 2 रियासती हल के लिए नुकसानदेह समझता है, लेकिन अमल ना होने पर इन इसराइली सेटलमेंट्स और इनसे मुंसलिक अफराद पर अमेरिका ने पाबंदियाँ आयद कर दी थी। जबकि टाइम्स ऑफ इसराइल के मुताबिक इन पाबंदियों को ख़त्म करना इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की अव्वलीन तरजीहात में से एक था और इस मामले को पिछले चंद माह के दौरान ट्रंप की ट्रांजिशन टीम के साथ होने वाली मुख्तलिफ मुलाकातों में भी उठाया गया था। अहम बात यह है कि ट्रंप ने जिस वक्त इस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत किए, इससे चंद घंटे पहले शुमाल मगरबी किनारे के गाँव अल फुंदक में इसराइली सेटलर्स के तशद्दुद का वाक़या सामने आया था। रिपोर्ट के मुताबिक बाइडेन के दस्तखत करदा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत गुज़िश्ता साल 8 अलग अलग मरहलों में 17 अफराद और 16 इदारों पर पाबंदी लगाई गई थी। उनमें वो सेटलर्स शामिल थे जिन्हें अमेरिका ने फ़लस्तीनियों के खिलाफ तशद्दुद में मुलव्विस और फ़लस्तीनी ज़मीनों के कब्जे में मुलव्विस करार दिया था और इन पाबंदियों में उन तमाम गैर कानूनी सेटलमेंट्स को भी शामिल किया गया था जिनके रिहायशियों ने पुरतशद्दुद इक़दाम में हिस्सा लिया था। इन पाबंदियों में इसराइली हुकूमत के साबिक वज़ीर कौमी सलामती बिन गुवेर के करीबी साथियों को भी हदफ बनाया गया और बाइडेन इंतजामिया ने खुद बिन गुवेर को भी पाबंदियों में शामिल करने पर गौर किया था और साथ ही इसराइल के इंतहाई दाएं बाजू के वज़ीर ख़जाना बेज़लेल स्मोट्रिच को भी इस लिस्ट में शामिल करने का सोचा गया, लेकिन आखिर में उस पर अमल नहीं किया गया। ताहम पाबंदियों के आखिरी मरहले में इसराइली सेटलर मूवमेंट के डेवलपमेंट आर्म अमाना को शामिल कर लिया गया और इस अमल को इसराइल में एक बड़ी शिकस्त के तौर पर देखा गया। वाज़ेह रहे कि इसराइल की इसी तहरीक के अहम रहनुमाओं को ट्रंप की हल्फ बर्दारी की तकरीब में मदऊ किया गया था और अब इसराइली हुकाम ने ट्रंप के इस फैसले का खैर मकदम किया है जो ट्रंप ने सदर बनते ही किया है। टाइम्स ऑफ इसराइल के मुताबिक इसराइल के साबिक वज़ीर कौमी सलामती और इंतहाई दाएं बाजू के रहनुमा बिन गुवेर ने एक्स पर इस हवाले से लिखा है कि यह फैसला कई सालों की नाइंसाफ़ी को दुरुस्त करता है, जिसमें अमरीकी इंतज़ामिया और मकामी अनासिर ने गलत पॉलिसियों पर अमल किया और दोस्तों को दुश्मनों के साथ मिला दिया। बिन गुवेर के इत्तिहादी और मौजूदा इसराइली वज़ीर ख़जाना बेज़लेल स्मोट्रिच ने इस पर कहा है कि ट्रंप का मौक़िफ़ उनकी यहूदियों के साथ गहरी वाबस्तगी और हमारी ज़मीन के तारीख़ी हक़ से ताल्लुक़ को ज़ाहिर करता है और पाबंदियाँ इसराइल की दाखिली उमूर में संगीन गैर मुल्की मुदाखलत का एक खुला इक़दाम थी। जबकि फ़लस्तीनी अथॉरिटी ने ट्रंप के फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हुए कहा है कि इंतहा पसंद आबादकारों पर आयद पाबंदियों को ख़त्म करना उन्हें हमारे लोगों के खिलाफ मज़ीद जराइम करने की तरग़ीब देगा। इसके अलावा पहले दिन के एजेंडे में इमिग्रेशन से मुतालिक पॉलिसी ट्रंप की अहम तरजीहात में एक रही है और इस हवाले से उन्होंने मुतादिद एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स भी जारी किए हैं। CNN के मुताबिक ट्रंप के पहले दिन के एजेंडे का बेशतर हिस्सा इमिग्रेशन से मुतालिक था, जो तवील अरसे से उनकी सियासत का एक अहम मौजू और महवर रहा है।
अपनी हलबर्दारी की तकरीर के दौरान ट्रंप ने ऐलान किया था कि वो जनूबी सरहद पर कौमी इमरजेंसी नाफिज कर रहे हैं। इसके बाद ट्रंप ने ओवल ऑफिस में इस इमरजेंसी से मुतालिक ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए, जिसके नतीजे में पेंटागन के वसाइल और अमले को सरहदी दीवार की तामीर के लिए तैनात किया जाएगा। और ट्रंप इंतजामिया ने अपने इब्तिदाई चंद मिनट्स में इस ऐप का इस्तेमाल भी ख़त्म कर दिया, जो मुहाजिरीन को अमरीकी कस्टम्स और बॉर्डर प्रोटेक्शन सर्विसेज को इतला देने की इजाज़त देती थी कि वो अमरीका में दाखिल होने का इरादा रखते हैं, और उन्हें सरहदी हुक्काम के साथ पनाह के लिए मुलाकातें करने का शेड्यूल देने की सहूलत फराहम करती थी। इसी तरह ट्रंप ने अमरीका में पैदाइश पर शहरियत से मुताल्लिक़ कानून के हवाले से भी एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए हैं, जिस पर माहिरीन के मुताबिक उन्हें काफ़ी कानूनी चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। BBC के मुताबिक पीर को ट्रंप ने पैदाइश पर शहरियत की तशरीह के हवाले से एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत किए हैं, ताहम इसकी तफसीलात ताहाल गैर वाज़ेह हैं। अमरीकी आइन में 14वीं तरमीम के जरिए पैदाइश पर शहरियत का कानून अमल में आया था, जिसमें कहा गया था कि अमरीका में पैदा होने वाले तमाम अफराद अमरीकी शहरी होंगे, मगर इस पर सदर ट्रंप ने कहा है कि वो इस कानून को ख़त्म कर देंगे। ताहम उन्हें ऐसा कोई भी इकदाम उठाने के लिए बड़ी कानूनी रुकावटों का सामना करना पड़ेगा, और अमरीका में शहरी आज़ादियों की यूनियंस और इंसानी हुकूक के दीगर ग्रोहों ने सदर ट्रंप के इस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को फ़ौरन चैलेंज भी कर दिया है। BBC के मुताबिक अमरीकी आइन में 14वीं तरमीम खाना जंगी के अख्तिताम पर 1868 में की गई थी, जबकि 14वीं तरमीम में आज़ाद किए जाने वाले उन गुलामों की शहरियत की बात की गई थी जो अमरीका में ही पैदा हुए थे। इससे पहले अमरीकी सुप्रीम कोर्ट के कुछ फैसलों में कहा गया था कि अफ्रीकी अमरीकी कभी भी अमरीकी शहरी नहीं बन सकते। ताहम 14वीं तरमीम के बाद ये तमाम फैसले कदम हो गए थे। सन 1898 में सुप्रीम कोर्ट ने एक मुकदमे के दौरान ये उसूल तय कर दिया था कि पैदाइश पर शहरियत के कानून का इतलाक पनाह गुज़ीनों के बच्चों पर भी होगा। कानूनी माहिरीन की अक्सरियत का मानना है कि सदर ट्रंप किसी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए पैदाइश पर शहरियत का कानून ख़त्म नहीं कर सकते। यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया से मुंसलिक कानून के प्रोफेसर साई कृष्ण प्रकाश कहते हैं कि ट्रंप कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे बहुत सारे लोग परेशान होंगे और बिलाखिर इसका फैसला अदालतों में ही होगा। ये ऐसा मामला नहीं है कि जिसका फैसला खुद डोनाल्ड ट्रंप कर सके। ताहम उनका कहना है कि अमरीकी सदर वफाकी इदारे के मुलाजमीन को ज़रूर हुक्म दे सकते हैं कि वो शहरियत के मामलात को बारीक बीनी से जांचें, लेकिन इसकी वजह से जिन लोगों को शहरियत देने से इनकार किया जाएगा तो वो कानूनी तौर पर इन इक़दामात को चैलेंज करेंगे, और ये मामला किसी बड़ी कानूनी लड़ाई की शक्ल इख्तियार कर जाएगा, और आखिर में ये तमाम मामला सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। जबकि पैदाइश पर शहरियत के कानून को ख़त्म करने के लिए अमरीकी आइन में एक और तरमीम की ज़रूरत होगी, लेकिन इसकी मंजूरी के लिए ऐवान नुमाइंदगान और सेनेट में 2/3 अक्सरियत की ज़रूरत होगी, जो ट्रंप की जमात के पास नहीं है। इसी तरह ट्रंप की जानिब से जारी दर्जनों एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स में से एक और उनका सबसे बड़ा इंतखाबी नारा कैपिटल हिल फसादात में मुलविस अफराद की माफ़ी भी है, और जिसके तहत उन्होंने कैपिटल हिल फसादात में मुलविस तकरीबन तमाम अफराद को माफ़ करने का ऐलान कर दिया है। CNN के मुताबिक ट्रंप ने अपने दूसरे दौरे हुकूमत के आगाज़ में एक अहम इकदाम के तौर पर 6 जनवरी 2021 को कैपिटल हिल पर हमले में मुलविस ज़्यादातर अफराद को माफ़ करने का ऐलान कर दिया है। पीर को ओवल ऑफिस में सदर ट्रंप ने कहा कि उनकी माफ़ियों का दायरा तकरीबन 1500 अफराद तक पहुँचेगा और इन अफराद को मुकम्मल माफ़ी दी जाएगी। CNN के मुताबिक अमरीकी प्रोसिक्यूटर्स ने कैपिटल हिल फसादात से मुताल्लिक इल्ज़ामात पर 1580 से ज़ायद अफराद पर फर्द जुर्म आयद की थी, और इन इल्ज़ामात में तकरीबन 1270 अफराद को सज़ा सुनाई गई थी। इसका मतलब यह है कि ट्रंप ने कहा है कि इस हमले में जिन अफराद को मुजरिम करार दिया गया था, इन सबको माफ़ कर दिया जाएगा, और इससे अमलन 6 जनवरी के तमाम मुकदमात का खात्मा हो जाएगा। इसके अलावा 14 अफराद जिनमें प्राउड बॉयज़ और ओथ कीपर्स के अहम रहनुमा शामिल हैं, जिन्हें कैपिटल हिल हमले में मुलविस होने पर सज़ा सुनाई गई थी, उनकी सज़ाओं में कमी भी की गई है। ट्रंप का यह हुक्म एक वादे की तकमील थी जो उन्होंने बार बार अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान किया था। ताहम ट्रंप ने इस मुआफ़ी के पैमाने के बारे में कभी नहीं बताया था कि वो कितने बड़े पैमाने पर मुआफ़ी देने का इरादा रखते हैं। इसी तरह वीडियो शेयरिंग ऐप टिकटॉक, जिसकी मालिक एक चीनी कंपनी बाइटडांस है, सदर ट्रंप ने इससे मुतालिक अहम एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए, जिसके तहत टिकटॉक पर पाबंदी के निफाज को 75 दिन के लिए मौखर कर दिया गया है। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता चंद सालों से टिकटॉक की वजह से अमरीकी सलामती को दरपेश खतरात का मौजू काफ़ी ज़ेर बहस रहा है। अल जज़ीरा के मुताबिक अमरीका में टिकटॉक के बारे में खदशात कई सालों से मौजूद थे। 2020 में ट्रंप, जो उस वक्त अमरीकी सदर थे, उन्होंने इस प्लेटफॉर्म को बंद करने की पहली नाकाम कोशिश की और माइक्रोसॉफ्ट पर उसे खरीदने के लिए दबाव डाला। ताहम टिकटॉक ने उस वक्त ओरेकल के साथ डेटा प्रोटेक्शन टेक्नोलॉजी पर शराकत दारी करने पर इत्तफाक कर लिया। इसके बाद रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स ने मिलकर कौमी सलामती की बुनियाद पर और डेटा प्राइवेसी लीक्स के खदशात पर टिकटॉक पर पाबंदी के लिए जोर दिया। इस हवाले से उनका कहना था कि चीनी हुकूमत बाइटडांस के जरिए टिकटॉक के 17 करोड़ से ज़ायद अमरीकी सारिफीन के डेटा तक रसाई हासिल कर सकती है और इसके एल्गोरिथम को इस्तेमाल करके चीनी प्रोपेगेंडे को आगे बढ़ाने के लिए मुनज़्ज़म कर सकती है। इसके बाद मार्च 2023 में अमरीकी कांग्रेस ने टिकटॉक के सरबराह को 5 घंटे तक सख्त सवालात का
निशाना बनाया और इस ऐप पर चीन के मुबैना असरात के हवाले से सवालात किए। फिर अगले साल यानी मार्च 2024 को अमरीकी कानून साजों ने एक कानून मंजूर कर लिया, जिसके तहत बाइटडांस को एक आखिरी मोहलत दी गई कि वो या तो टिकटॉक में अपनी मिल्कियत किसी अमरीकी इदारे को मुंतकिल कर दे या फिर अपना काम ही बंद कर दे। अप्रैल 2024 में अमरीकी सदर बाइडेन ने इस कानून पर दस्तखत कर दिए, जिसके तहत टिकटॉक को 19 जनवरी 2025 तक मोहलत की तामील करनी थी, जबकि अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने भी इस कानून को बरकरार रखा, जो कंपनी के लिए एक शदीद धचका था। फिर इसके बाद हफ्ते यानी 18 जनवरी को अमरीका में टिकटॉक की सर्विसेज बंद कर दी गई थी। मगर इसके अगले ही दिन इतवार को ट्रंप ने ऐलान कर दिया कि वो सदर बनते ही टिकटॉक को आर्जी मोहलत देंगे ताकि वो कंपनी की आधी मिल्कियत किसी अमरीकी इदारे या इत्तिहादी को मुंतकिल कर दे। इस ऐलान के फौरी बाद अमेरिका में टिकटॉक की सर्विसेज बहाल हो गई थी। इस पर ट्रंप ने अपनी तकरीर में कहा था कि टिकटॉक इज बैक। As of today, TikTok is back. Let the United States of America own 50% of TikTok. I'm approving on behalf of the United States. और फिर कल ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर भी जारी कर दिया, जिसके तहत टिकटॉक को बहाल करते हुए 75 दिन की मोहलत दे दी गई। इसी तरह ट्रंप ने कल ऐलान किया कि वो अमेरिका को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से निकाल रहे हैं। CNN के मुताबिक ट्रंप ने हमेशा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पर तनकीद की है और इनकी इंतजामिया ने जुलाई 2020 में ऐलान किया था कि वो इस इदारे को छोड़ देंगे, लेकिन बाइडेन ने आते ही इस इकदाम को अपने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए रोक दिया था। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने इस हवाले से जारी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में आलमी इदारे को छोड़ने की वजूहात में इदारे की तरफ से कोरोना वबा को कंट्रोल करने में नाकामी बताई, जो कि चीन से फैलना शुरू हुई थी। इसके अलावा दीगर वजूहात में आलमी सेहत के बहरानों में इस्लाहात को अपनाने में नाकामी और इदारे में रुकन ममालिक के गैर मुनासिब सियासी असर रसूख का जिक्र किया गया था। आलमी इदारा सेहत और यूरोपीय यूनियन ने अमेरिका के इदारे को छोड़ने के ऐलान पर तशवीश का इज़हार किया। इसी तरह ट्रंप ने मजीद कई इकदाम पर दस्तखत किए हैं, जिनमें अमेरिका को माहौलियात से मुतालिक पेरिस मुआहदे से निकालने, अमेरिकी वफाकी हुकूमत में नई भर्तियों को रोकने समेत गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम बदल कर गल्फ ऑफ अमेरिका रखने के इकदाम शामिल हैं, जिनका वो कई बार वादा कर चुके हैं। इसके अलावा ट्रंप ने 2 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स में अमेरिकी महकमा इंसाफ और नेशनल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर को हिदायत दी है कि वो बाइडेन इंतजामिया के आज़ादी इजहार पर सेंसरशिप और कानून नाफिज करने वाले इदारों और इंटेलिजेंस एजेंसियों को बतौर हथियार इस्तेमाल करने के बारे में वसी पैमाने पर तहकीकात का आगाज करें। इसी तरह ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में 51 साबिक इंटेलिजेंस ऑफिसर्स की सिक्योरिटी क्लियरेंस खत्म करने का हुक्म दे दिया है, जिन्होंने 2020 में सदर बाइडेन के बेटे हंटर बाइडेन से मुतालिक एक खत पर दस्तखत किए थे। जबकि ट्रंप के नए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स के मुताबिक ट्रांसजेंडर अफराद के लिए मौजूद प्रोटेक्शन और अमरीकी वफाकी हुकूमत में डाइवर्सिटी, मुसावात और इंक्लूजन के प्रोग्रामों को भी ख़त्म किया जा रहा है। इस पूरी सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हसन अब्बास, जो नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी वाशिंगटन DC में इंटरनेशनल रिलेशंस के प्रोफेसर हैं और मुतअद्दिद किताबों के मुसन्निफ हैं, और हाल ही में उनकी किताब द रिटर्न ऑफ द तालिबान्स भी शाया हुई है। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। ज़ाहिर ट्रंप ने जिस तरह इक़्तिदार संभाला है, बहुत अग्रेसिव अंदाज में उन्होंने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स जारी किए हैं। कुछ पर सवाल उठ रहा है कि वो ठहर पाएंगे, नहीं ठहर पाएंगे, आइन के मुताबिक हैं, नहीं हैं, अदालतों में चैलेंज होंगे। बट आप अमरीकी निज़ाम को समझते हैं, अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट को समझते हैं, आपको लगता है जो वो दावे कर रहे हैं ग्राउंड पर आगे जाके 4 सालों में वो तब्दीलियां ला पाएंगे, वो इतना अग्रेसिवली आगे बढ़ पाएंगे? जी, बहुत शुक्रिया, ग्रेट टू बी ऑन योर शो। मेरा ख्याल है वो बहुत कुछ कर पाएंगे। उसकी वजह ये है कि वो एक सिंबल बने हैं एंटी इस्टेब्लिशमेंट व्यू का। वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट है अमेरिका के हिसाब के मुताबिक, और इस वक्त क्योंकि वो दोबारा आए हैं, जिसे हम अंग्रेजी में कहेंगे कि इट्स अ मार्वलस पॉलिटिकल कम बैक, और वो उसीलिए वो अपना उनका एक बयानिया है, नैरेटिव है, जिसको वो बयान कर रहे हैं। और इस वक्त कांग्रेस उनके साथ है, बोथ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और सेनेट। और जिन लोगों को वो चाहते थे उनको वो ऊपर ले आए अपनी कैबिनेट में, और जिनसे नाराज थे उनको, जो पिछली दफा नए नए लोग थे, तो इस वक्त उनके पास अपनी टीम है, कांग्रेस उनके साथ है। उस वक्त जो इकोनॉमिक सपोर्ट है, किसी स्टॉक्स की, कहीं और तमाम चीज़ों में वो सपोर्ट बेस उनके साथ है। तो बहुत चांस है कि वो पहले 2 साल में बिल्कुल खास तौर पर बहुत सी चीज़ों पे डिलीवर कर सकें, मुझे ये दिखाई देता है। और सब जो अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट है, ज़ाहिर पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट का एक अलग तस्वुर है, जिस तरीके से अगर सियासी जमातों के साथ इख्तलाफात, दीगर मामलात, फिर किस तरह वो डोमिनेट करती है। अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट बामुकाबला एक पॉपुलर अमरीकी सदर जिनके पास कांग्रेस की सपोर्ट हासिल हो, तो इख्तियार इतना होता है कि पूरे निज़ाम में वो तब्दीली ला सकें जो वो क्लेम कर रहे हैं। इस्टेब्लिशमेंट किस तरह ऑपरेट करती है? बहुत अच्छा सवाल है। बात यह है कि अमेरिका में क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है,
ऑथोरिटेरियनिज्म के भी बाज दफ़ा बाज सदर मुख्तलिफ मौक़ों पर, जिस तरह वॉर एंड टेरर का वक्त था तो प्रेसिडेंट की पावर ज़्यादा आ गई थी, लेकिन बाय एंड लार्ज कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म और रूल ऑफ लॉ जो है वो डोमिनेट करता है। अब इसमें इनको चैलेंजेस सामने आएंगे, इसमें कतई कोई शक नहीं, क्योंकि यहाँ भी बड़ी स्ट्रॉन्ग ब्यूरोक्रेसी है। इसीलिए उन्होंने अपने जो पहले अहम तरीन डिसीजन लिए उसमें तकरीबन 50 ऐसे लोग हैं अमेरिका के हसास इदारों के और CIA के, जिनकी सिक्योरिटी क्लियरेंसेज उन्होंने ख़त्म कर दी हैं। इसका मतलब है कि वो ऑपरेट नहीं कर सकते। स्टेट डिपार्टमेंट में बहुत से लोग हैं जो इस वक्त थोड़े से परेशानी और क्योस का सामना कर रहे हैं, क्योंकि जो इस्टेब्लिश्ड ब्यूरोक्रेसी है वो यहाँ की इस्टेब्लिशमेंट का एक हिस्सा होती है। मल्टीनेशनल्स भी होते हैं, बिग बिजनेसेस भी होते हैं। बिग बिजनेसेस तो खैर हमने देखा, मेटा, फेसबुक, अमेजॉन, टेस्ला, वो तमाम लोग, गूगल, ये तमाम लोग, एप्पल, वो तमाम लोग खड़े थे उनके पीछे, लेकिन क्योंकि उनके बिजनेस इंटरेस्ट हैं। यहाँ की इस्टेब्लिशमेंट आप ये कह सकते हैं कुछ वो हसास इदारों में थोड़ी सी होती है, थोड़ी सी वो स्टेट डिपार्टमेंट में होती है, और कुछ वो खासी ज्यादा जो बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज है वहां पे होती है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो कानून की बालादस्ती है, जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है, वो प्रिवेल करती है। जब तक वो उसके पैराए के अंदर रहेंगे, और इस वक्त की जो सुप्रीम कोर्ट है अमेरिका की, जिसने कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाइन करना है या इंटरप्रेट करना है, उनका झुकाव रिपब्लिकन पार्टी की तरफ है और प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ है। तो पहले 2 साल में इनके पास बड़ा जबरदस्त मौका है अपने एतबार से कि वो बुनियादी तब्दीलियां लेकर आए। और एक जुमला था मिसाल के तौर पर उनका अपने इंट्रोडक्टरी इनॉग्रल स्पीच में, उन्होंने बार बार कहा कि अमेरिका की मैं इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी बनाऊंगा। दुनिया सोचेगी ये दुनिया का ताकतवर तरीन मुल्क है, ये किससे इंडिपेंडेंस चाह रहे हैं? तो वो उनका इनडायरेक्ट जो है इंडिकेशन ये था कि जो इस्टेब्लिश्ड अमेरिका की ब्यूरोक्रेसी का व्यू है एक ग्लोबल, वो उससे हट के उसको इमिग्रेशन की चेंजेस पे लाएंगे, उसको फॉरेन पॉलिसी में उसको जो अमेरिका का एक व्यू जनरली के तमाम ग्लोबल इश्यूज पे, हेल्थ पे, एनवायरनमेंट पे, हम हर चीज पे बाज मौज़ूआत को डिफाइन करना चाहते हैं। वो कहते हैं ये नहीं होगा। मेरा मकसद है अमेरिका के अंदर की इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करना, और जो लोग इर्द गिर्द से आए हैं, जो यहाँ के पूरे डेमोग्राफिक्स को चेंज कर रहे हैं, मुझे उनको रोकना, ये इनका एजेंडा है। मतलब अब जो इनका पहला टर्म था उसमें भी जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उसके हवाले से उन्होंने बहुत कैंपेन की थी। कहा यही जाता है कि जितना उन्होंने दावे किए थे उतना अमल नहीं कर सके थे। अब कल उन्होंने पहला ऐलान ये किया है कि अपने जो जनूबी बॉर्डर है उस पर इमरजेंसी लगाने का, इसके अलावा जो बर्थ राइट के तहत अगर आप पैदा हुए हैं अमेरिका में आपको नेशनैलिटी मिलती है, उसके हिसाब से भी उन्होंने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर तो जारी कर दिया, मगर ये बात मौजूद है कि जी आइन में वो राइट मौजूद है, इसलिए इसको चैलेंज कर दिया जाएगा। इस पर अमल इस दफा वो कर पाएंगे? आपको लग रहा है कि डिफरेंट है इस दफा? इस आखिरी बात पे बर्थ राइट जो सिटीजनशिप का राइट है, इस पे उनको चैलेंज आएगा। उसकी वजह ये है कि ये 1868 में अमेरिका की 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थी, जिसके तहत ये रूल है कि जो अमेरिका में पैदा होगा उसको सिटीजनशिप मिलेगी। इस पे उनको मोस्ट सर्टेनली पुश बैक आएगा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। लेकिन उनका आर्गुमेंट ये है कि मैं ये कह रहा हूँ कि जिस वक्त बच्चा पैदा हुआ है तो उस वक्त उसके माँ बाप अगर लीगल नहीं है, यानी ये उन लोगों के लिए नहीं है जो टूरिज्म के तौर पर आए या विजिट करने आए या किसी पोस्टिंग पे वर्ल्ड बैंक, IMF में आए, अपनी डिप्लोमेटिक पोजीशन पे आए, उनके यहाँ बच्चा पैदा हो या बच्ची पैदा हुई तो उसको सिटीजनशिप मिलेगी, उस पर कोई चैलेंज नहीं है। ये सिर्फ उन पे है जो बाज बॉर्डर से आते हैं, साउथ से जो आते हैं तो इलीगल होते हैं और उनके यहाँ औलाद आती है, वो बच्चा को सिटीजनशिप मिलती है, उसके बेस पे वो क्लेम करते हैं हमें यहाँ रहने दिया जाए। तो ये बेसिकली वो ये चाह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैं 14th अमेंडमेंट को मुख्तलिफ तरीके से इंटरप्रेट करूंगा। इस पर इनको यकीनन चैलेंज होगा, इसमें कोई शक नहीं। और टैरिफ्स, ज़ाहिर है दोस्त ममालिक जो हैं अमेरिका के, जिसमें कनाडा भी शामिल है, वो भी इस बात को बड़ा गौर से देख रहे हैं। चीन भी बड़ा गौर से देख रहा है। ट्रंप ने ऐलान किया कि मैं टैरिफ्स लगाऊंगा ताकि हमारे कंज्यूमर्स ना अदा करें। बट देखा यही गया है कि जब आप टैरिफ लगाते हैं तो जो ममालिक होते हैं जो एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं अमेरिका को, उन्हें नहीं बल्कि इंपोर्टर को फ़र्क पड़ता है, क्योंकि कीमतें बढ़ जाती हैं, टैरिफ इंपोर्टर अदा कर रहा होता है। ये प्रैक्टिकल है, और अगर लगाएंगे तो आपको लगता है उनको उस तरीके से फ़ायदा हो रहा होगा जिस तरह वो क्लेम कर रहे हैं? इस पे मैं थोड़ा सा तवील जवाब होगा, लेकिन मेरा व्यू ये है कि ये बुनियादी तौर पे जो ये बयान वो देते हैं, ये उनकी नेगोशिएशन टैक्टिक है। ये एक बुनियादी तौर पे डील मेकर हैं। आपने उनकी स्पीच में सुना, उन्होंने शुरू में भी कहा कि मैं यूनिफायर हूँ, हालांकि सब जानते हैं कि वो पोलराइजिंग फैक्टर है, लेकिन साथ उन्होंने कहा मैं पीस मेकर भी हूँ। और टैरिफ्स और इन इश्यूज पे
उन्होंने सख्त जुमले कहे हैं बिकॉज वो नेगोशिएट करना चाहते हैं। उन्होंने मिसाल के तौर पे कनाडा और मेक्सिको के लिए कहा है कि मैं 25% टैरिफ लगाऊंगा, लेकिन ये कम से कम 1 महीना है। चाइना पे, जो उनके पूरे पॉलिटिकल कैंपेन में था, चाइना पे टैरिफ नहीं लगाए। चाइना के तो सदर को खुद फोन करके बुलाया, जो अनप्रेसिडेंटेड है। चाइना ने, शी जिनपिंग ने अपने वाइस प्रेसिडेंट को भेजा, वो एलॉन मस्क के साथ कल उनकी बड़ी जबरदस्त मुलाकात रही। तो ये नेगोशिएशन टैक्टिक है इनका। ये चाहते हैं जिस तरह वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से निकले, क्योंकि वो कहते हैं कि बाकी ममालिक पैसे क्यों नहीं दे रहे, नेटो से निकले कि बाकी ममालिक भी अपने पैसे दें। ये इनका, मुझे लगता है कि ये इनकी नेगोशिएशन स्ट्रैटेजी है। और ये चाहते हैं, जिस तरह उन्होंने कमिटीज बनाई है टैरिफ पे, अनाउंस नहीं किया, कमिटीज बनाने का मकसद ये है कि थोड़ी सी नेगोशिएशन की स्पेस मिल जाए और वो अल्टीमेटली ये साबित कर सकें कि उन्होंने अमेरिका की इकोनॉमिक ग्रोथ और जो रेवेन्यूज आते हैं उनमें इजाफा किया है बाय दीज स्ट्रेटजीज। ये उनकी अप्रोच है। मतलब अब जो सीज फायर एग्रीमेंट हुआ, ज़ाहिर उसमें उनका किरदार रहा, उनके रिप्रेजेंटेटिव भी मौजूद थे और उन्होंने स्पीच में इसका क्रेडिट भी क्लेम किया। अब जब वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स में ये भी शामिल है कि जो फ़लस्तीन में जो वेस्ट बैंक है, मकबूजा मगरबी किनारा, उस पर जो गैर कानूनी इसराइली सेटलर्स थे जिन पर बाइडेन इंतजामिया पर पाबंदी लगाई गई क्योंकि वो पुरतशद्दुद वारदातों में मुलविस थे, उन पर से पाबंदी उन्होंने ख़त्म की है। तो पैलेस्टाइन फ़लस्तीनी किस तरीके से देखें ट्रंप के दौर को? ज़ाहिर वो बहुत प्रो इसराइल है, पहले भी बयानात देते रहे, इवन बाइडेन इंतजामिया पर तनकीद करते रहे कि उनका रवैया जितना सख्त होना चाहिए उतना नहीं है। ये एक बड़ा अहम मौजू है और थोड़ी सी हैरत की बात यह कि इस वक्त अमेरिका में जो मेन हेडलाइंस हैं बड़े अखबारों की, बड़े चैनल्स में, वहाँ ये बात कतन डिस्कस नहीं हो रही। और इसकी दो वजूहात हैं। एक ये कि इसमें कतन कोई शक नहीं है कि प्रेसिडेंट ट्रंप के अपने जो कैबिनेट पिक्स हैं उसमें जो प्रो इजरायली एलिमेंट्स हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेकिन कुछ बड़े सिवियर क्रिटिक्स हैं इजराइल की पॉलिसी के, जो भी इनके करीब हैं। और ये वाली मिसाल के तौर पे एक बड़ी मेजर वॉशिंगटन पोस्ट की गलबन स्टोरी थी कि 2 दिन पहले प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजा इजराइल, उन्होंने वो जो अल्फाज उनके साथ इस्तेमाल किए, वो एक तो वो उनका मजहबी त्यौहार था जिसमें इजराइल के वज़ीर आज़म नहीं मिलते, उनके सरबराहान नहीं मिलते किसी को। उनको कहा गया कि हमें पता है कि आप कितने मजहबी हैं ज़ाती तौर पर, मेहरबानी करें दफ्तर आएँ और ये मीटिंग करें। उसके बाद उनको कहा गया, जो लफ्ज़ थे वो मैं आपके इस्तेमाल नहीं कर सकता, जो उनको जुमला कहा गया कि ये जो डील है इसको एक्सेप्ट करो, क्योंकि ये डील 1 साल से, कतर बार बार कह रहा है, 1 साल से इट वॉज ऑन द टेबल। तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि जनाब उस दिन 3 लोग छोड़े गए हैं हॉस्टेजेस इजराइल के, मेरे ख्याल 90 या 100 के करीब फलस्तीनी छोड़े गए हैं। तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने बज़ाहिर तो उनकी एक झुकाव है और अमेरिकन पॉलिसी का वो हिस्सा है, अमेरिका की जो इंटरनेशनल पॉलिसी है, फॉरेन पॉलिसी है, उसका ये एक पिलर है इजराइल की सपोर्ट। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप बामुकाबला अगर आप उनका करें प्रेसिडेंट बाइडेन की स्ट्रेटजी से, तो मुझे लगता है कि ये किसी हद तक, बल्कि हो सकता है खासी हद तक, इस पूरे इशू पर एक बैलेंस लाने की कोशिश करें। और इसीलिए बाज़ लोग जो प्रो इजरायली हैं वो थोड़े से परेशान भी हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप इज हिज ओन मैन। ये ऐसे नहीं है कि इनको कोई कागज़ पे लिखी हुई तहरीर दी जाए या कोई पॉलिसीज रिकमेंडेशन हो तो ये उसको पढ़ें और उसके मुताबिक चलें। ये ही हैज हिज ओन माइंड, जिसे हम अंग्रेजी में कहेंगे, और ये अनप्रेडिक्टेबल भी हैं। इनकी रेड लाइंस हैं अपनी, और ये नेगोशिएशन करने के लिए बड़ी बड़ी सख्त बातें कह देते हैं। तो लिहाजा इनसे उम्मीद की जाती है कि, मुझे लगता है कि शायद मिडल ईस्ट में कुछ एक पीसफुल नया अरेंजमेंट वजूद में आए। कम से कम होप और दुआ तो यही है। सब और पाकिस्तान बहुत गौर से इस सारे के सारे मामले को देख रहा है। एक तो पाकिस्तान में सियासत है जिसमें उम्मीद करती है पीटीआई कि ट्रंप किरदार अदा करेंगे, ताल्लुकात अच्छे थे। कुछ जो रिचर्ड ग्रेनेल या दीगर लोग हैं उनकी नई काबीना में उन्होंने कुछ ना कुछ बातें भी इस हवाले से की, बल्कि बहुत सारी बातें की। दूसरी तरफ हुकूमत का कंसर्न सामने आता है, जो कि बज़ाहिर हुकूमत ये क्लेम कर रही है कि ऐसा हमें कोई कंसर्न नहीं। और फिर पाकिस्तान के ताल्लुकात भी कैसे देखते हैं आप ट्रंप के 4 साल दौर में, सियासत और फिर रियासत के ताल्लुकात? देखिए, इस पे मेरी थोड़ा सा, मैं एक तो ये भी अर्ज कर दूं कि जो कुछ मैं कह रहा हूँ ये मेरी ज़ाती ओपिनियन है, और ये मैं थोड़ी सी इस जवाब में थोड़ी सी एहतियात मेरे लिए इसलिए ज़रूरी है कि मैं एक ऐसे शहर में हूँ और ऐसा काम से मेरा ताल्लुक़ है जहाँ इन इश्यूज़ पे, पॉलिसी पे हमें मुसलसल बोलना होता है। तो आप इशारतन में कुछ बातें कहूँगा। बात ये कि पाकिस्तान अमेरिका के लिए 2 वजूहात से अहम है। एक, पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स की वजह से, और क्योंकि बहुत बड़ा न्यूक्लियर आर्सेनल है,
और दूसरा ये कि पाकिस्तान को चाइना के कैंप में जाता हुआ अमेरिका देख रहा है, बल्कि अमेरिका के जो स्ट्रेटेजिस्ट्स हैं उनके एतबार से तो पाकिस्तान इस वक्त चाइना के कैंप में है। अब पहली बात यह कि न्यूक्लियर स्टेबिलिटी बड़ी, इसलिए पाकिस्तान की स्टेबिलिटी अमेरिका के लिए बड़ी अहमियत रखती है, क्योंकि पाकिस्तान के जो गल्फ से भी ताल्लुकात हैं। मेरा एक ज़माने में काम था PhD पे और मेरी किताब भी थी पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम्स पे, तो अक्सर मुझसे अमरीकी एक्सपर्ट्स जो है सवाल किया करते थे कि ये लिबिया, नॉर्थ कोरिया, फलां तो डॉक्टर कदीर खान का वाक़या हो गया, ये और किसको, तो पाकिस्तान नहीं वेपन दे देगा। और सवाल, ये थोड़ी सी सेंसिटिव बात है, इनडायरेक्ट ये होता था कि टर्की, सऊदी अरेबिया, कहीं वहाँ तो नहीं टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होगी किसी वक्त। मेरा ख्याल है पाकिस्तान ने अपने न्यूक्लियर सिक्योरिटी पे बहुत ज़बरदस्त काम किया है, जो क्रेडिट देना चाहिए जहाँ पे ड्यू है, और मेरा ख्याल है उसकी वजह से ये जो खदशात थे कम हो गए। लेकिन फॉर एक न्यूक्लियर स्टेट की स्टेबिलिटी अमेरिका के लिए अहम है। चाहे इस पे तो लिहाजा बातचीत चलती रहेगी, दोनों मुल्क की अफवाज, सिक्योरिटी इदारे अक्सर आपस में मिलते रहते हैं। जो चाइना वाला फैक्टर है, प्रेसिडेंट ट्रंप ने चाइना की तरफ, मैं यहां तक कहूंगा कि एक दोस्ती का हाथ बढ़ा है। जिस तरह मैंने अर्ज किया था कि उनके सदर को बुलाया, टिकटॉक पे बैन था, उन्होंने आते सार पहला अनाउंस किया कि टिकटॉक पे बैन नहीं होगा, जो बड़े लोगों के लिए यहाँ खतरे की बात थी। इसी तरह जो बाकी 3-4 टैरिफ्स ना लगाना, इन दो नजरियों से देखा जाएगा। अब पाकिस्तान की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स क्या रुख इख्तियार करती है, ऑनेस्टली अमेरिका इसके रडार पे इस वक्त उस तरह से नहीं है जैसे समझा जा रहा है मेरी नज़र में। मैं इसमें यह भी अर्ज कर लूं कि लोग कंपैरिजन करें पुराने वक्तों से, बेनज़ीर भुट्टो मरहुमा के हवाले से, नवाज शरीफ साहब के हवाले से। ये दुरुस्त है कि उन दोनों के पावर में आने में, नवाज शरीफ को साहब को जेल से निकालने में सदर क्लिंटन का हाथ था, ये तो अब एविडेंस है इसका। बेनज़ीर भुट्टो साहबा की हुकूमत में आने में अमेरिका की पुश थी, क्योंकि वो डिजर्व करती थी मेरे ख्याल में। लेकिन उन दोनों के अमेरिका में बहुत बड़े नेटवर्क्स और ताल्लुकात थे। बेनज़ीर भुट्टो मरहुमा पढ़ी हुई थी अमेरिका में, उनके जब भी वो आती थी, मुझे वो याद है, मैं अमेरिका में था, वो कांग्रेसमैन को मिलती थी, उनके पास तमाम सीनियर लोग मिलने जाते थे। नवाज शरीफ साहब का, उनकी फैमिली का, उन सब लोगों का बिजनेस कम्युनिटी से बड़े ताल्लुकात रहे। जो ये इमरान खान साहब इस वक्त अपोजिशन में हैं, बड़े जो भी वो सारा सिलसिला कार है, उनके पास ऐसा नेटवर्क नहीं है। पाकिस्तानी डायस्पोरा बड़ा एक्टिव है, वो कितना जोर लगा सकता है। लेकिन असल सवाल ये होगा कि क्या इमरान खान साहब की पार्टी से किसी शख्स को लाया जा सकता है जो अमेरिकन बैक चैनल पे उनसे बात करे कि अच्छा, आप जब आएंगे हुकूमत में तो क्या दोबारा आप अमेरिका के खिलाफ बयानबाजी करेंगे, क्या आपकी दोबारा एंटी वेस्टर्न व्यूज होंगे, क्या आप गारंटी दे सकते हैं, गारंटर कौन होगा, उस तरह की कन्वर्सेशंस चाहिए। वो मुझे अभी तक तो दिखाई नहीं दी वो होती हुई। इस वजह से अमेरिका को आप इमरान खान साहब के केस को बेनज़ीर भुट्टो साहब और नवाज शरीफ के या उससे भी जो पुराने हिस्टोरिकल केसेस हैं उनसे बराबर नहीं रख सकते। अमेरिका के लिए इस वक्त पाकिस्तान सिक्योरिटी के हवाले से इंपॉर्टेंट है, अफगानिस्तान के हवाले से इंपॉर्टेंट है। कल सदर ट्रंप ने जब अपनी इनॉग्रेशन स्पीच की, उससे पहले एक उनकी प्री इनॉग्रेशन सेलिब्रेशन स्पीच थी, बहुत अहम स्पीच है। मैं चाहूंगा आप वो जरूर दिखाएं भी और कम से कम लोग जानें। उसमें उन्होंने अफगानिस्तान के बारे में बड़ी सख्त बात की। उन्होंने कहा कि ये जो वेपन्स हैं अफगानिस्तान में, 8 या 10 बिलियन डॉलर की अमेरिका छोड़ गया, उन्होंने कहा वो हमें वापस चाहिए। अब ये भी एक नेगोशिएशन टैक्टिक होगा शायद। इस वक्त पाकिस्तान की कन्वर्जेंस मुझे होती नजर आ रही है पाकिस्तान और अमेरिका की ऑन तालिबान रिलेटेड इश्यूज और ISK जो है दैश इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान, तो इस वक्त सिक्योरिटी के डोमेन में है। जब भी सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा तो उस वक्त पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के ताने बाने ताल्लुक जो हैं वो जरा ज्यादा अहमियत रखेंगे निस्बतन। मुझे इस तरह से बात होती नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर हसन अब्बास की गुफ्तगू आपने सुनी। प्राइम ब्रेक शामिल करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में बहुत अहम डेवलपमेंट हो रही है, खतूत लिखे जा रहे हैं, एक अहम अफसर को हटा दिया गया है। मामला आप सामने रखेंगे ब्रेक के बाद। सुप्रीम कोर्ट में रेगुलर और आईनी बेंच के इख्तियारात और आपस के इख्तलाफात का तनाज़ा, जजिस की आपस की ख़तो किताबत और सुप्रीम कोर्ट के आला ओहदेदार की बरतरफी तक फैल गया है। गुज़िश्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में कायम बेंच ने बेंचेस के दायरा अख्तियार से मुताल्लिक मुकदमा रेगुलर बेंच के सामने ना रखने पर एडिशनल रजिस्ट्रार को तौहीन अदालत का नोटिस दे दिया था। और आज चीफ जस्टिस याया आफरीदी ने एडिशनल रजिस्ट्रार को बरतरफ कर दिया है, जबकि जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में कायम बेंच ने आज इस मामले पर एक बार फिर
बरहमी का इजहार कर दिया है और जस्टिस याया अफरीदी और आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान के नाम 3 जजेस ने खत भी लिख दिया है। पहले इस सारे मामले का पस मंजर आपके सामने रखते हैं। गुज़िश्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट के आईनी और रेगुलर बेंचेस के इख्तियारात के केस की समाअत के दौरान जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में कायम बेंच ने एडिशनल जुडिशल रजिस्ट्रार नज़र अब्बास को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस इरफान सादत खान पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच गुज़िश्ता कुछ अरसे से टैक्स से मुताल्लिक केस की समाअत कर रहा है। 13 जनवरी को दौरान समाअत दरख्वास्त गुजार ने आइन के आर्टिकल 191A के तहत बेंच के दायरा इख्तियार पर ही सवाल उठाते हुए कहा कि 26वीं आइनी तरमीम के तहत मौजूदा बेंच समाअत का अहल ही नहीं है। किसी कानून के आइनी या गैर आइनी होने का फैसला आइनी बेंच ही कर सकता है। इस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क दिए थे कि यह मामला आइन की तशरीह का है और मौजूदा आइनी निज़ाम के तहत इस बेंच को ये इख्तियार हासिल नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि क्या हमसे दायरा इख्तियार वापस लिया जा सकता है? ये अदलिया की आज़ादी का सवाल है। आर्टिकल 191A के जरिए अदालत से दायरा इख्तियार छीना गया है। इस अदालत के अंदर अलग बेंच कैसे बनाया जा सकता है? ये अदलिया की आज़ादी और इख्तियार की शिकों से मुतसादिम है। हम पहले इस मामले को देखेंगे। इसके बाद अदालत ने समाअत मुलतवी करते हुए वकला को तैयारी के साथ आने की हिदायत कर दी थी, मगर अगली समाअत से पहले ही 15 जनवरी को इस बेंच में तब्दीली करके जस्टिस इरफान सादत खान की जगह जस्टिस अकील अब्बासी को बेंच में शामिल कर दिया गया। ताहम अगली सुबह यानी 16 जनवरी को समाअत के आगाज़ में जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क दिए कि जस्टिस अकील अब्बासी सिंध हाई कोर्ट में इस केस का फैसला कर चुके हैं। आज केस नहीं चल सकता। पीर को पहले वाला 3 रुकनी बेंच ही केस को सुनेगा। ताहम कल यानी पीर को जब जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में बेंच समाअत के लिए बैठा तो उसमें जस्टिस इरफान सादत खान शामिल नहीं थे। बेंच के सामने वकील सफाई बैरिस्टर सलाहुद्दीन पेश हुए और कहा कि मैं कराची से आया हूं, आज मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर ही नहीं हुआ। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क दिए कि मैं इस बारे में मालूम कर लेता हूं। एडिशनल रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट नज़र अब्बास पेश होकर बताएं कि आज केस क्यों समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुआ। मुख्तसर वक्फे के बाद दोबारा समाअत हुई तो डिप्टी रजिस्ट्रार जुल्फ़िकार अली अदालत में पेश हुए और बताया कि एडिशनल रजिस्ट्रार तबीयत खराबी के बाइस आज अदालत नहीं आए हैं। जजेस कमेटी के इजलास में फैसला किया गया था कि यह केस 27 जनवरी को समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क देते हुए कहा कि कमेटी के पास ऐसा कोई इख्तियार नहीं है कि वो केस ही ना लगाए। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क दिए कि कमेटी के पास ऐसा कोई इख्तियार नहीं है कि वो केस ही ट्रांसफ़र कर दे। ये बहस हमारी अदालत में भी हो सकती थी कि 26वीं आइनी तरमीम के तहत ये केस आइनी बेंच में जाएगा। इसके बाद एडिशनल जुडिशल रजिस्ट्रार नज़र अब्बास को तौहीन अदालत का नोटिस जारी करते हुए अदालत ने हुक्मनामे में लिखा कि 16 जनवरी को अदालत ने हिदायत की थी कि 20 जनवरी को 1 बजे केस मुकर्रर किया जाए। हमने हुक्मनामे में कहा था कि इसी बेंच के सामने केस समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। ताहम आज केस की कॉज लिस्ट ही जारी नहीं की गई। 16 जनवरी को जुडिशल ऑर्डर की मौजूदगी में अदालती हुक्म को नज़रअंदाज कैसे किया जा सकता है? जजेस कमेटी ने जुडिशल ऑर्डर को नज़रअंदाज किया। इसके बाद आइनी और रेगुलर बेंचेस के इख्तियारात से मुताल्लिक केस की समाअत आज तक के लिए मुलतवी कर दी गई थी और फिर सुप्रीम कोर्ट ने एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल को तौहीन अदालत का नोटिस जारी करते हुए हुक्म दिया था कि वो ज़ाती हैसियत में पेश होकर वजाहत दें। और आज इस केस की समाअत आज जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने की और सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार से पूछा कि अदालती हुक्म के बावजूद केस मुकर्रर क्यों नहीं हुआ। रजिस्ट्रार ने अदालत को बताया कि बेंचेस के इख्तियारात से मुताल्लिक केस आइनी बेंच का था, गलती से रेगुलर बेंच में लग गया। जस्टिस अकील अब्बासी ने सवाल किया कि अगर गलती थी तो अरसे से जारी थी, अब इदराक कैसे हुआ? मुआज़रत के साथ गलती सिर्फ इस बेंच में मुझे शामिल करना थी। मैं इस केस को हाई कोर्ट में सुन चुका था, मालूम नहीं मुझे इस बेंच में शामिल करना गलती थी या क्या था। जस्टिस मंसूर अली शाह ने सवाल किया कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इस मामले पर इजलास कैसे हुआ? क्या कमेटी ने खुद इजलास बुला लिया या आपने दरख्वास्त की? रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने कमेटी को नोट लिखा था। जस्टिस मंसूर अली शाह ने मजीद सवाल किया कि जब जुडिशल ऑर्डर मौजूद था तो नोट क्यों लिखा गया? हमारा ऑर्डर बहुत वाज़ेह था कि केस किस बेंच के सामने लगना है, हमें वो नोट दिखाएं जब आपने कमेटी को भेजा। रजिस्ट्रार ने कमेटी को भेजा गया नोट पेश कर दिया तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क दिए कि इस नोट में गलती का इदराक तो नहीं किया गया। इसमें आप लिख रहे हैं कि 16 जनवरी को एक ऑर्डर जारी हुआ है, आप इस ऑर्डर की बुनियाद पर नया बेंच बनाने का कह रहे हैं। ऑर्डर में तो हमने बताया था कि केस किस बेंच में लगना है। रजिस्ट्रार ने इस पर जवाब दिया कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी ने केस आइनी बेंच की कमेटी को भिजवाया था। आइनी बेंच कमेटी ने आइनी तरमीम से मुतालिका मुकदमात 27 जनवरी को समाअत के लिए मुकर्रर किए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क दिए कि यह केस शायद आपसे गलती से रह गया, लेकिन बेंच में आ गया तो कमेटी का काम खत्म हो गया।
कमेटी चलते हुए केसेस वापस ले तो अदलिया की आज़ादी तो ख़त्म हो गई ना। जहां महसूस हो कि फैसला हुकूमत के खिलाफ हो सकता है तो केस ही बेंच से वापस ले लिया जाए। ये केस आपसे रह गया और हमारे सामने आ गया। आखिर अल्लाह ताला ने भी कोई मंसूबा डिज़ाइन किया ही होता है। जैसे अकील अब्बासी ने रिमार्क दी है कि हमारे केस सुनने से कम अज़ कम आईनी तरमीम का केस तो मुकर्रर हुआ। पहले तो शोर डाला हुआ था लेकिन तरमीम का केस मुकर्रर नहीं हो रहा था। टैक्स के केस में कौन सा आईनी तरमीम का जायज़ा लिया जाना था जो मुकदमा वापस ले लिया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क दी है कि मुझे प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी इजलास में शिरकत का कहा गया था लेकिन मैंने कमेटी को बता दिया था कि मैं जुडिशल हुक्म जारी कर चुका हूं, इजलास में आना लाजमी नहीं है। एक अदालती हुक्म को इंतजामी सतह पर कैसे ख़त्म किया जा सकता है। जैसे अकील अब्बासी ने रिमार्क दी है कि एक केस सुनने से क्यों इतनी परेशानी हो गई कि बेंच से केस ही मुंतकिल कर दिया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि मैं एक वजाहत करना चाहता हूँ। 17 जनवरी को जजिस कमेटी के 2 इजलास हुए। मुझे रेगुलर जजिस कमेटी के इजलास में मदऊ किया गया। मैंने जवाब दिया कि मैं जुडिशल ऑर्डर दे चुका हूं, कमेटी में मेरा बैठना मुनासिब नहीं है। फिर 17 जनवरी को ही आर्टिकल 191A(4) के तहत आईनी बेंच कमेटी का इजलास हुआ। जिस वक्त अदालती बेंच में केस था उस वक्त 2 इजलास एक ही दिन हुए। जैसे अकील अब्बासी ने रिमार्क दिए कि आईनी बेंच कमेटी ने मिनट्स में कहा कि 26वीं आईनी तरमीम केस 8 जजिस के सामने मुकर्रर किया जाता है, इसलिए ये केस भी आईनी बेंच में भेजा जाता है। लेकिन 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ तो हम केस सुन ही नहीं रहे थे। चले अच्छा है, इस केस के बहाने दीगर केसेस तो लगना शुरू हो गए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रजिस्ट्रार से मुकालमा करते हुए रिमार्क दिए कि ऐसा केस जिस पर जुडिशल ऑर्डर हो चुका उसे वापस कैसे लिया जा सकता है। जजिस कमेटी ने अगर कोई ऑर्डर दिया हुआ है तो वो दिखा दें। जजिस कमेटी को अदालती बेंच से केस वापस लेने का इख्तियार ही नहीं है। आप पेशावर हाई कोर्ट में भी रहे, आपको चीज़ों का इल्म तो होगा। कमेटी की तरफ से अदालती बेंच से केस वापस लेने से तो अदलिया की आज़ादी का खात्मा हो जाएगा। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के तहत जजिस कमेटी अदालती बेंच से केस वापस ले सकती है। जिस मंसूर अली शाह ने इस पर रिमार्क दिए कि अगर ऐसा होता रहा तो कल इसलिए केस वापस ले लिया जाएगा कि हुकूमत के खिलाफ फैसला होने लगा है। जस्टिस अकील अब्बासी ने रिमार्क दिए कि मैं एतमाद के साथ तो ये भी नहीं कह सकता कि कल ये केस हमारे सामने रहेगा। अजीब सूरत हाल है, हो सकता है कि कल ये केस भी हमारे सामने ना रहे। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क दिए कि हम तौहीन अदालत के मामले पर किस हद तक जा सकते हैं, इस मामले को भी देखेंगे। इसके बाद 2 रुकनी बेंच ने हामिद खान और मुनीर मलिक को अदालती मुआविन मुकर्रर कर दिया और इस सवाल पर मुआवनत तलब कर ली कि क्या जजिस कमेटी जुडिशल ऑर्डर के बावजूद बेंच तब्दील कर सकती है। इस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान ने कहा कि तौहीन अदालत की कार्रवाई के इख्तियार में अदालत ऐसा सवाल फ्रेम नहीं कर सकती। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क दिए कि हम आपको सुनेंगे और उसके बाद केस की मजीद समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई। इसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी की तरफ से चीफ जस्टिस याया अफरीदी और जस्टिस अमीनुद्दीन को लिखा गया खत भी सामने आ गया, जिसमें उस टैक्स मुकदमे का हवाला दिया गया जिसकी समाअत के दौरान बेंच के इख्तियार समाअत का मामला उठाया गया था। खत में लिखा है कि 13 जनवरी 2025 को जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस इरफान सआदत खान पर मुश्तमिल बेंच के सामने मज़कूरा केस की समाअत हुई। बेंच ने इस तरह के मुकदमात की समाअत के लिए रेगुलर बेंच के दायरा इख्तियार से मुताल्लिक एक अहम सवाल के तौर पर एक हुक्म जारी किया। ताहम 16 जनवरी को बेंच की दोबारा तश्कील कर दी गई और बेंच के एक रुकन जस्टिस अकील अहमद अब्बासी सिंध हाई कोर्ट में दिए गए फैसले के मुसन्निफ होने की वजह से इस मामले की समाअत ना कर सके। लिहाजा हमने दफ्तर को हिदायत की कि वो 20 जनवरी बरोज़ पीर दोपहर 1 बजे साबका बेंच के सामने केस को मुकर्रर कर दे। आज हमें मुतल्ला किया गया कि मज़कूरा केस को मुकर्रर ही नहीं किया गया है। हमें यह भी बताया गया है कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी ने 17 जनवरी को दोपहर 12 बजे उठाया था। हम में से एक यानी जस्टिस मंसूर अली शाह ने कमेटी के रुकन होने के नाते कमेटी के चेयरमैन को ज़बानी तौर पर बताया था कि उन्होंने अदालती हुक्मनामा जारी कर दिया है और उनका नुक्ता नज़र रिकॉर्ड पर मौजूद है जिस पर गौर किया जा सकता है और उन्हें कमेटी के इजलास में ज़ाती तौर पर मौजूद होने की ज़रूरत नहीं है। हम हैरान व परेशान हैं कि अदालती हुक्म के बावजूद आज 20 जनवरी को किसी भी बेंच के सामने मुकदमात को समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया गया है। ये बात तशवीशनाक है कि कमेटी की जानिब से केस की समाअत के लिए पहले ही 3 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया था जिसने 13 जनवरी को केस की समाअत की। 16 जनवरी को नया बेंच ऊपर बयान की गई वजह से केस की समाअत नहीं कर सका और अदालत ने सिर्फ ये हिदायत की कि कमेटी की तरफ से तश्कील करदा साबका बेंच 20 जनवरी को जुज़वी तौर पर इस मामले की समाअत करेगा। इस पस मंज़र में सबसे पहले तो कमेटी को इस मामले को उठाने की ज़रूरत ही नहीं थी क्योंकि दफ्तर का काम सिर्फ इस केस को पहले वाले बेंच के सामने मुकर्रर करना था क्योंकि इस मामले की जुज़वी समाअत की जा चुकी थी। अगर कमेटी इस मामले को उठा भी लेती तो वो एक बार फिर
वही बेंच तश्कील दे सकती थी जैसा कि पहले तश्कील दिया गया था, और 20 जनवरी को समाअत के लिए मुकर्रर कर सकती थी जैसा कि अदालती हुक्म में जिक्र किया गया है, या फिर कमेटी जस्टिस अकील अहमद अब्बासी की जगह तीसरा रुकन शामिल करके बेंच की तश्कील नौ कर सकती थी। किसी भी सूरत में कमेटी अदालती हुक्मनामे को नजरअंदाज नहीं कर सकती थी और 20 जनवरी को बेंच के सामने मुकदमात की समाअत के लिए तय करने की पाबंद थी। हमें कमेटी की तरफ से जारी किए गए हुक्म का इल्म ही नहीं है और हमें कुछ भी नहीं बताया गया है। हमने ये भी देखा है कि पूरे हफ्ते के लिए हमारे बेंच की कॉज लिस्ट को तब्दील कर दिया गया है और मुकर्रर शुदा तमाम केसेस को इस सिलसिले में कोई हुक्म जारी किए बगैर कॉज लिस्ट से हटा दिया गया है। अदालती हुक्म की तामील करने में दफ्तर की नाकामी न सिर्फ इदारे की सालमियत को मजरू करती है बल्कि इस अदालत के तयशुदा कानून की खिलाफ वर्जी है, जिसमें वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि इंतजामी अहकामात किसी भी बेंच के मामला उठा लेने के बाद उसके दायरे अख्तियार को नहीं छीन सकते। इससे बेंचेस की आज़ादी के बारे में भी संगीन खदशात पैदा होते हैं। इस तरह की अदम तामील अदालत की तौहीन है, अदलिया पर अवाम के एतमाद को ख़त्म करती है और इंसाफ के मुनसिफाना और गैर जानिबदाराना इदारे के तौर पर इसकी साख को नुकसान पहुँचाती है। दयानतदारी का तकाजा है कि अदालत की आज़ादी, शफाफियत, जजिस के इत्तेहाद और अदालत की कारकर्दगी को हमवार रखने के लिए 16 जनवरी के अदालती हुक्म की तामील की जाए और दफ्तर को अदालती हुक्म और इस खत के मंदरजात के मुताबिक मज़कूरा केस को आज दोपहर 1 बजे मुकर्रर करने की हिदायत की जाए। मगर ये केस आज दोपहर 1 बजे 3 रुकनी बेंच के सामने मुकर्रर नहीं हुआ और इसके बजाय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से शाम को एक एलामिया सामने आ गया जिसमें संगीन गलती करने पर एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल को बरतरफ करने और आईनी मुकदमात आईनी बेंच कमेटी की हिदायत के मुताबिक मुकर्रर करने की बात की गई है। एलामिया में लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने संगीन कोताही पर एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल को हटा दिया है और रजिस्ट्रार को यह मामला देखने की हिदायत कर दी है। इस मसले में ऐसे केसेस के तायुन में बदइंतजामी शामिल है जहां कस्टम एक्ट के कवानीन को चैलेंज किया गया था। इन मुकदमात को आईनी बेंच के सामने मुकर्रर करने की जरूरत थी, लेकिन गलती से सुप्रीम कोर्ट के रेगुलर बेंच के सामने मुकर्रर कर दिए गए, जिसके नतीजे में इदारे के साथ साथ फरीकैन के भी वक्त और वसाइल का ज़िया हुआ। मज़कूरा मुकदमात 3 जजिस के रेगुलर बेंच के सामने मुकर्रर कर दिए गए थे। इन मुकदमात की समाअत 13 जनवरी को हुई, जहां केस के मेरिट के हवाले से कस्टम एक्ट के सेक्शन 11A के ज़ैली सेक्शन 2 की आईनी हैसियत को चैलेंज किया गया और इस बिना पर बेंच के दायरे अख्तियार को भी चैलेंज कर दिया गया। इसके बाद मुकदमात को 16 जनवरी तक मुलतवी कर दिया गया। अपनी तरफ से संगीन कोताही का एहसास करते हुए जुडिशल ब्रांच ने एक नोट के जरिए सुप्रीम कोर्ट की प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी से रुजू किया। गलती की संगीन नौयत को मद्देनजर रखते हुए 17 जनवरी को चीफ जस्टिस की सरबराही में कमेटी का इजलास हुआ और कमेटी ने नोट किया कि आइन के आर्टिकल 191A की शिक नंबर 3 को शिक नंबर 5 के साथ पढ़ा जाए तो वाज़े तौर पर इस तरह का दायरा अख्तियार आईनी बेंच के ही पास है और किसी के पास नहीं है। इसलिए कमेटी ने इन मुकदमात को रेगुलर बेंच से वापस ले लिया और हिदायत की कि उन्हें दोबारा मुकर्रर करने के लिए आइन के आर्टिकल 191A के तहत तश्कील दी गई आईनी बेंच कमेटी के सामने रखा जाए। रेगुलर कमेटी ने यह भी हिदायत की कि मुस्तकबिल में आइन के आर्टिकल 191A के तहत आने वाले तमाम केसेस को आईनी बेंच कमेटी के सामने रखा जाएगा, चाहे किसी भी रेगुलर बेंच ने कोई भी हुक्म दिया हो। रेगुलर कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को हिदायत की कि तमाम ज़ेरे इल्तवा मुकदमात की जांच पड़ताल के अमल को तेज़ किया जाए और इस अदालत में रोज़ाना चलाए जाने वाले केसेस पर पूरी तवज्जो दी जाए ताकि इस तरह की गलतियों को दोहराया ना जाए। ये बात काबिल ज़िक्र है कि आईनी बेंच कमेटी ने भी 17 जनवरी को मीटिंग की थी और 26वीं आईनी तरमीम को चैलेंज करने वाले तमाम मुकदमात को निपटाने का फैसला किया था। लिहाजा 8 जजिस पर मुश्तमिल आईनी बेंच 27 जनवरी को इन दरख्वास्तों की समाअत करेगा। इसके अलावा जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अहमद अब्बासी पर मुश्तमिल रेगुलर बेंच ने आज एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल के खिलाफ शुरू की गई तौहीन अदालत की कार्रवाई की समाअत की। ताहम एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल की अदालत की वजह से रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट मोहम्मद सलीम खान बेंच के सामने पेश हुए। उन्होंने इस्तदा की कि मुकदमात का तयन गलती की वजह से हुआ जिसका जायज़ा लिया जा रहा है। उन्होंने ये भी इस्तदलाल किया कि इस बेंच के सामने से केसेस को डीलिस्ट करना एडिशनल रजिस्ट्रार की बदनीयती पर मबनी अमल नहीं था। इसके बजाय ये रेगुलर कमेटी की हिदायत की तामील में किया गया एक इकदाम था। सुप्रीम कोर्ट ने एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल की बरतरफी का हुक्म जारी कर दिया है। चीफ जस्टिस ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को हिदायत की है कि वो ज़ेर इल्तवा मुकदमात की जांच पड़ताल को जल्द मुकम्मल करने के लिए मजीद वसाइल मुख्तस करें ताकि फरीकैन और कानूनी बरादरी को तकलीफ से बचाया जा सके। इसके बाद ये खबर भी आ गई है कि एडिशनल रजिस्ट्रार के खिलाफ तौहीन अदालत केस सुप्रीम कोर्ट ने डीलिस्ट कर दिया है और इस हवाले से रजिस्ट्रार ऑफिस ने नोटिस जारी कर दिया है। इस पूरी सूरत हाल पर बात करेंगे। नुमाइंदा जियो न्यूज़ अब्दुल करीम सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद हैं। साहब बहुत शुक्रिया शो में ज्वाइन करने के लिए। आप ज़ाहिर मामले को करीब से देख रहे हैं, कवर कर रहे हैं। ये मामला समझा जाए कि ख़त्म हो गया या आईनी बेंच के सामने मामला जाने हैं, नॉर्मल बेंच के सामने, फिर जजिस के आपस के मामलात हैं, इख्तलाफात हैं, ये किसी और सिमत में जा रहा है मामला? जी
शज़ेब, मामला इख्तियार समात का है, जुरिस्डिक्शन का है, और इसमें जो मुकदमात को फ़िक्स करने की और बेंचेस तश्कील देने के हवाले से प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून है, और ये वही कानून है जो कि आपको याद होगा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के ऊपर फुल कोर्ट ने फैसला किया था और इसको एक वैलिड कानून करार दिया था, जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह भी शामिल थे। अब यहाँ पे सूरत हाल बहुत इस तरह से इंटरेस्टिंग है मेरे लिए, वो ये कि जो ऑर्डर पास किया फिक्स करने का कि ये वापस जो है जस्टिस मंसूर, जस्टिस आयशा और जस्टिस इरफान सादत के बेंच में ही मुकदमा फिक्स किया जाए, जिसकी पासदारी ना करने पर कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग शुरू की गई है। अब दिलचस्प बात ये है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के हवाले से ये इख्तियार तो जजेस कमेटी का है। अब जजेस कमेटी का इख्तियार क्या जुडिशल ऑर्डर के ज़रिए से एज्यूम किया जा सकता है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। और फिर आज भी यही बात हुई कि इस पर जो है वो असिस्टेंस की जाएगी। अब जबकि एक आइन बड़ा वाज़े है, और जैसे कि 17 जनवरी की जो जजेस कमेटी के मीटिंग मिनट्स भी आज प्रेस रिलीज के ज़रिए जारी हो गए हैं, और उसमें ये कह दिया गया है कि जजेस कमेटी ने ये फैसला किया है कि 191A के तहत जो आइनी जुरिस्डिक्शन है, किसी भी आइन या कानून की तशरीह का मामला वो आइनी बेंच के अंदर ही जाएगा, और खा बेशक इस पर रेगुलर बेंच ने कोई भी ऑर्डर पास कर रखा हो। तो ये भी एक बहुत सिग्निफिकेंट मामला है। तो जो जुरिस्डिक्शन है वो कैसे एज्यूम कर सकती है अदालत, और एक ऐसा जुडिशल ऑर्डर पास कर सकती है जो कि बेंचेस की तश्कील और मुकदमात की फिक्सेशन से हो। तो फिर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून क्या बाईपास कर दिया गया, या वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के मुताबिक है या उसके खिलाफ है। तो ये एक ऐसा मलगूबा सा अब बन गया है कि जहाँ पे एक बेंच जो है वो ये कह रहा है कि हमारे पास इख्तियार समात का हमने भी फैसला करना है, लेकिन आइन कहता है कि वो इख्तियार समात इस बेंच के पास नहीं है। और जजेस की कमेटी जो है वो ये कह चुकी कि 191A के तहत जो मुकदमात हैं वो आइनी बेंच के सामने जाएंगे, और ये मुकदमात फिक्स भी कर दिए गए हैं, यानी कि एक लार्जर बेंच के सामने फिक्स भी कर दिए गए हैं। ये बेंच 2 रुकनी बेंच है, और कंटेम्प्ट की उस प्रोसीडिंग के अंदर यही इख्तियार समात तय किए बगैर मेरा ख्याल है कि आया पहले तो किसी भी जो मामला है उसके ऊपर अदालत ने तय करना होता है कि उसका इख्तियार समात है भी या नहीं है। इस किस्म का कोई ऑर्डर हमें नज़र नहीं आता जिसमें हो कि सुप्रीम कोर्ट के इस रेगुलर बेंच ने फलां जुरिस्डिक्शन को इन्वोक करते हुए ये ऑर्डर पास किया है। तो पहले तो ये एक बहुत बड़ी हर्डल है, और फिर एक ऐसा मुकदमा जो कि उस अदालत के सामने फिक्स ही नहीं था। तो ये एक बिल्कुल अंडा पहले या मुर्गी पहले वाली सूरत हाल है, जिसमें 2 मुख्तलिफ सूरत हाल बनी हैं, और 26वीं आईनी तरमीम के तहत ये कॉन्फ्लिक्ट जो है इसकी वजह आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद से और मुख्तलिफ मुकदमात का एक पस मंज़र है। हमने चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी से भी ये बात की थी कि ये जो जज साहिबान के दरमियान आपस में इख्तलाफ राय पाया जाता है और ये जो चपकलिश है ये क्या ख़त्म हो गई है। तो उन्होंने इसका जवाब ये दिया था कि वक्त गुजरने के साथ साथ उसके ऊपर काबू आ जाएगा, यानी कि वो मौजूद है। तो जजेस साहिबान के दरमियान इख्तलाफ भी है, और ऊपर से एक ऐसा लीगल या एक जो रजिस्ट्रार की गलती, उस गलती की वजह से रजिस्ट्रार के खिलाफ इक़दाम भी हो चुका। अब उसके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई का हुक्मनामा अभी तक जो है वो सामने नहीं आया, क्योंकि वो मुकदमा उस बेंच के सामने लिस्टेड ही नहीं था। तो ये मामला ऐसे पेचीदा और उलझ गए हैं कि जब अब अगर हम देखें तो यही मुकदमा जो है वो जो कॉज लिस्ट आज फिर दो ऐसा हुआ है कि 2 कॉज लिस्ट जारी हुई हैं। एक में है कि डी लिस्ट कर दिया गया है, एक में है कि ये मुकदमा बेंच के सामने मौजूद है। अब हमें नहीं इल्म है कि कौन सी लिस्ट जो है वो काबिल कबूल होगी। तो कल फिर एक नया इशू जो है वो सामने आएगा, और 27 को अगर ये मुकदमा 2 बेंचेस के सामने लगा हुआ है तो फिर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून की वायलेशन, फिर एक कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन की वायलेशन, तो मामला मुझे बहुत गंभीर होते हुए नजर आ रहे हैं।
बहुत शुक्रिया KMC साहब की राय आपने सुनी। 26वें आईनी तरमीम के बाद अदलिया की आज़ादी पर जो सवाल खड़ा हुआ है वो सवाल बहरहाल अभी तक मौजूद है। देखते हैं आगे जाके इस हवाले से क्या डेवलपमेंट्स होती हैं। आज प्रोग्राम इतना ही, दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।